तो देखो यहाँ पर हमारा मोटिव नहीं है कि पूरा का पूरा मैथमेटिक्स को समझना, हमारा इतना मोटिव है कि हमारा फिजिक्स में मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसा क्या है ना, बहुत सारी चीज तुम मैथमेटिक्स में 12th में देखोगे या 11th के ही 6 मंथ लेटर देखोगे, लेकिन वो चीज हमें मतलब समझो कि फिजिक्स में स्टार्टिंग में ही जरूरत पड़ जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा ना, तो वो सारी चीजें हमें समझ में आना चाहिए। तो वही यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि मैथमेटिक्स इज द सपोर्टिंग टूल फॉर फिजिक्स। ठीक है, द एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ basic maths is useful in problem solving physics. The basic knowledge of elementary algebra, trigonometry, coordinate and calculus is must before going into the depth of physics. मतलब फिजिक्स को के डेप्थ में जाने से पहले आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री का, कोऑर्डिनेट का और कैलकुलस का। ठीक ना, तो इसके ऊपर हम देखेंगे। तो एलिमेंट्री अलजेब्रा में आते हैं, कुछ कॉमन फार्मूला जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बता सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सबको पता होगा, पता है, ये तो सब लोग बताए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका एप्लीकेशन क्या होता है रियल लाइफ में? इनका होता है ना, इनका एप्लीकेशन हमारा एरिया फाइंड आउट करने में होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस। अगर इसका कोई नीड ही नहीं होता तो इसको हम पढ़ते ही नहीं, ठीक ना, इनके बिना हम आगे प्रोसीड कर ही नहीं पाएंगे। फिर अगला था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनका क्या, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए। 2 कॉमन ले लेता हूँ, ए बी 2 प्लस into बी सी AB plus ए BC बी plus सी C. सी ए। फोर्थ आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा? Square minus B. माइनस बी। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिफ्थ नंबर, a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब कितना होगा? ए क्यूब A प्लस plus B क्यूब माइनस plus ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थाइस ए बी होल हाँ, ए माइनस बी। वेरी गुड। 6 में करते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। अब बताओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब बी क्यूब माइनस थाइस ए बी ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बोलो, वेरी गुड, 4ab। 8 नंबर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। 2 into a square plus b square। ठीक है, फिर सर a प्लस बी प्लस होल क्यूब a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। इतना फार्मूला भी हमें चाहिए। ठीक है, इतना फार्मूला चाहिए। आगे हम देखते हैं पोलिनोमियल लीनियर। सर आप जिसने सर वो खुद ही एक मैथमेटिशियन है ना, इसलिए पूछ रहे। पोलिनोमियल लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक मैं पोलिनोमियल लिखूं, फंक्शन है x में, ठीक है, तो f ऑफ, जैसे f ऑफ x लिखा ना, मतलब x में कुछ फंक्शन आएगा ब्रैकेट में, जैसे मैंने लिखा x क्यूब प्लस 8x प्लस 3। तो तुमसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसका पोलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना है? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री बताओ कितना है? 3 है। देखो कि हाईएस्ट पावर क्या है उसको कंसीडर कर लो। मान लो एक और फंक्शन मैं लिख रहा हूँ, f ऑफ x और y में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे है तुम्हारा 3x स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर बताओ क्या होगा? सर 2 होगा, बताओ 2 होगा, सब बोल रहे हो ना 2? हाँ सर, गलत है, 3 होगा। 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर जो होगा ये 2 + 1 होगा, जैसे y की भी पावर 1 है,
जैसे यहाँ पर क्या है, सिर्फ वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का कुछ नहीं है, तो दोनों ऐड करके होता है, ठीक है। यस यस हाँ, हम बहुत ज्यादा डेप्थ में किसी चीज का नहीं जा रहे, जितना हमें फिजिक्स में नीड है बस उतना करके मैं निकल रहा हूँ। ये हो गया तुम्हारा डिग्री देखने का तरीका, ठीक है। और आगे लीनियर इक्वेशन क्या सेक्शन में या सब लीनियर इक्वेशन बताओ कि कैसा होता है। जैसे अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू 2 लिखूं, ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए लीनियर इक्वेशन के लिए? यूनिट डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यूनिट डिग्री जिसका होगा वो हमारा लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वाड्रेटिक पे। अब जैसे क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है बताओ? सर डिग्री 2 होता है। हाँ, क्वाड्रेटिक के लीनियर लिए इक्वेशन सर क्या बोला है सर? लीनियर इक्वेशन के लिए यूनिट डिग्री होना चाहिए, ठीक ना। जैसे यहाँ पर डिग्री कितना है, यहाँ पे डिग्री कितना है, 1 1 है। क्या ये हमारा एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 2 ये हमारा लीनियर इक्वेशन है? नहीं सर। ये हमारा, हाँ ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, ओके, ठीक है। अब देखो ये हाँ गुड। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक पे। जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन तुम्हारा क्या होता है, अगर मैं लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। सर ये होगा। तो यहाँ पर ये पूछ लो ए बी एंड सी क्या है हमारा, आर कांस्टेंट। हाँ, और सर a इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0। और क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और मैक्स डिग्री कितना होना चाहिए? 2 डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका बात करते हैं हम सॉल्यूशन पे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बता सकते, अच्छा इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ही क्या कहलाता है इसका? जैसे तुम सॉल्व करते हो कितना वैल्यू निकलेगा? माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी अरे प्लस पहले माइनस मैं बोल रहा हूँ, माइनस कितने बी प्लस सॉल्यूशन माइनस निकलेंगे? रूट ओवर बी कितने? स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी Very प्लस good. माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड एक बार तो सुन तो डिवाइडेड बाय लो, 2a। इसका जो सॉल्यूशन आता है, ठीक है, सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। अगर तुमसे रूट पूछा जाए इसका मतलब क्या पूछेगा, सॉल्यूशन। तो टोटल कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन होगा, 2 2 होगा, गुड। तो सर तो चलो एक अगर हम प्लस में एक पहला माइनस में एक आएगा। को हम अल्फा सॉल्यूशन बोलते हैं, एक को हम बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो बता, अभी तो तुमने बता ही दिया, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2a 2, 2a। और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस b अंडर माइनस रूट रूट ओवर बी b स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। सर अब बताओ अगर मैं अल्फा प्लस बीटा पूछूं कितना आएगा? माइनस बी बाई ए। माइनस बी माइनस बाय, बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा C by पूछूं तो कितना होगा? सी बाय c by a सी बाई ए। बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछूं अल्फा माइनस बीटा कितना होगा? ये तो याद किया ही नहीं सर, ठीक है, ये भी याद कर अंदर लेना, ऐसे ठीक। करना पड़ेगा, रूट ओवर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर सर, उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। हाँ तो सर कर ही ऐसा लोगे। अंदर रूट के अंदर आएगा तब आ जाएगा। हाँ, तो जैसे तुमने ये सब फार्मूला याद है ना, रूट तो स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4 क्या, एक सेकंड, किसका अनम्यूट नहीं है? इतना शोर कर रहे हो ना, थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर बाहर में कोई आ जाए तो उसमें म्यूट कर लिया करो उस टाइम। चलो अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस किसी को पता है? अब देखो इसका रिजल्ट याद रखना, जैसे अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, इसीलिए अल्फा माइनस बीटा भी याद होना चाहिए। निकाल तो लोगे ही, कैलकुलेशन आएगा कर लोगे, लेकिन रिजल्ट भी याद रखना सही होता है। रूट बी ओवर बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 4ac बाई ए। यही आएगा, ठीक है। तो ये रूट रिजल्ट ओवर भी है। आएगा स्क्वायर माइनस सर 4ac। रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac तो बड़ा होना चाहिए सर। रूट तो ओवर बाहर होना चाहिए। रूट हाँ आ सर, ए जाएगा, पे नहीं है, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। ओके, माइनस माइनस कर लो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई आएगा। यहाँ से देखो अल्फा माइनस बीटा करो, इसको करोगे ये प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा, नीचे में 2a कट जाएगा, रूट के साथ आता है ना, हाँ सर, ठीक है, सर ऐसा है। ओके।
अब ये बताओ कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट जानते हो ना, डिटर्मिनेंट, इसको डेल्टा, डेल्टा ही क्या कहलाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। हाँ सर। अगर तुमसे पूछा जाए कि अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, और एक बार डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इस केस में तुम क्या बोलते हो? ये जो अल्फा इक्वल बीटा हो जाएगा सर। हाँ, अल्फा इक्वल बीटा होगा। हाँ, इस Alpha केस में अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा जब डिटर्मिनेंट होगा, और इस केस में अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखोगे। अब जैसे मान लो कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके, एक एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से तुम निकालो इसका सॉल्यूशन निकालो और बताओ x1 इंटू x2 का वैल्यू कितना आएगा, x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना आएगा, मतलब x1 और x2 आर रूट से इसका, ठीक ना। इसका जो सॉल्यूशन आया वो x1 और x2 में निकालना। तो x1 इंटू x2 कितना होगा, x1 प्लस x2 कितना होगा, और x का वैल्यू, x1 का वैल्यू कितना होगा, x2 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। चलो निकालो, पहले x1 और x2 निकाल लो। और डिटर्मिनेंट भी निकाल लो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है। 2 सॉल्यूशन 3/2 और -1, 3/2 और -1 यही आ रहा है क्या, राइट, जी सर। गुड। तुमने डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला होगा, तो यहाँ से इसको कंपेयर कर लोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ से बोलोगे a बराबर 2, बी इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -3। तो यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -3। तो ये आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा प्लस 6, 8 या 24, 24 इक्वल टू 25। मतलब हमारा डिटर्मिनेंट जो है ना नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना, 0 नहीं है। इसका मतलब जो हमारा x1 और x2 आएगा वो आपस में इक्वल नहीं आएगा, ठीक ना, तो डिफरेंट रूट्स आएंगे। तो अब यहाँ से हम पहले x1 और x2 निकालेंगे। तो यहाँ पे वो फार्मूला होता है -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से -b, तो ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √ ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम निकाल चुके तो डायरेक्ट 25 रख देंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू 2 गिवन है, तो ये आ जाएगा हमारा 26 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अरे 5 नहीं होगा क्या? ये रूट में आएगा ना, रूट में नहीं हो गया। तो ये 5 + 1 ये कितना हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 6। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। सिमिलरली 3/2। तुमने x2 निकालना है। सिमिलरली x2 का वैल्यू कितना आया होगा -1। अब दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे, यहाँ से 3/2 और यहाँ पे -1 से आ जाएगा -3/2, और सम करोगे दोनों का, तो सम का वैल्यू कितना आता है, हाफ, हाफ आएगा। आया है। ठीक है, तो ऐसे ये क्वाड्रेटिक का बहुत सिंपल होता है, तो आसानी से कर लोगे। अगर एक और इस पे सवाल देखें, अगर दे दिया 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, तब बताइए x1 x2 का वैल्यू क्या होगा। बस x1 और x2 निकालिए। 1/2 1/2 हाफ, दोनों वैल्यू क्या आएगा, हाफ आएगा। दोनों वैल्यू हाफ आएगा, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या आया होगा, 0 आएगा। 0। ठीक है, 0 सर। गुड। अगर ये बताओ कि अगर
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू नेगेटिव, अभी तो हम जीरो है या जीरो नहीं है उसके ऊपर बात कर रहे थे, अगर हमारा नेगेटिव आ गया तो उस केस में x1 और x2 का वैल्यू क्या आता है? Imaginary number. Imaginary. The imaginary number. will be आई होगा। इमेजिनरी नंबर, ठीक है, तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर आता है इस केस में। ठीक है, तो ये बेसिक था क्वाड्रेटिक के ऊपर, तो क्वाड्रेटिक भी हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड थ्योरम, ठीक है। तो देखो बाइनोमियल क्या, ये हमारा a प्लस बी, ये किस टर्म में लिखा हुआ है बताओ? अगर तुमसे पूछा जाए कि चलो ये बताओ, एक एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने 2x माइनस 3y, ये एक्सप्रेशन कैसा है? ठीक है, Linear. x प्लस 1/y लिख दिया तो ये इक्वेशन कैसा होगा? यानी कि Binomial. तुम्हारा x प्लस 3/x कर दिया। अगर दो टर्म देना, ठीक है, तुम ऐसे बोल सकते हो n algebraic expression containing two term is called binomial expression, ठीक है। अब देखो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में बस एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, x प्लस ए अगर हमारा, ठीक है, और इसके पावर में n लिख दूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला याद करना है। अच्छा, ये जो n होता है, n को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स, ठीक है। अभी यहाँ पर n क्या है? हमारा पॉजिटिव इंडेक्स है। बताओ इसका फॉर्मूला बता सकते हो कितना, क्या होता है इसका? 1 plus n. 1 N- plus n plus NC0, बेसिक फार्मूला पहले एक बार देखते हैं। NC0, ठीक है, NC0, C होता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन, और x के पावर n, ठीक है, प्लस NC1 फिर इंटू x के पावर n माइनस 1 और a के पावर 1, चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो a के पावर 0, ठीक है। कम से कम 3-4 टर्म कम से कम पता होना चाहिए। फिर NC2, ठीक है, फिर अगला क्या लिखेंगे? अब देखो देखो x का पावर घटते जा रहा है, x का पावर n माइनस कितना हो जाएगा? 2, और n a का minus 2. पावर क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। एक पैटर्न पकड़ लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सिमिलरली यही तुम्हारा चलता जाएगा। अच्छा, मानो कि हम लास्ट वाला टर्म लिख रहे हैं, तो लास्ट में क्या लिखेंगे? NCn, और अब x n माइनस n तो हो गया होगा यहाँ पे, लास्ट में सिर्फ a के पावर n बचा होगा, ये तो लास्ट हुआ, ठीक है। इसी तरह से ये चलता रहेगा, ये टर्म इसी तरह से चलता रहेगा, ओके। और यहाँ पर जो ये n होता है, ये इस n को हम इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर x एंड a जो है तुम्हारा आर रियल नंबर, और तुम्हारा कोई रियल नंबर हो सकता है। और तुम बोलोगे NCR, यहाँ पर NC जैसे 0 NC1 है, NCR का एक फार्मूला आता है, ठीक है, वो क्या आता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं कहीं पर ऐसे करके लिख दूं n फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब हो गया? n इंटू n n माइनस into n minus 1. n इंटू minus 2. n माइनस 2 n डॉट minus डॉट 2 into n डॉट 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, कुछ इस टाइप से, ठीक। अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 5 फैक्टोरियल लिख दूं तो क्या लिखना होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा ये? 120. 120 सर। ठीक है। यहाँ पर जो इस टर्म में जो लिखा गया, जैसे NC0, NC1
कोमा NC2 डॉट डॉट NCN। बोलो इसको क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट। अगर तुमसे पूछा जाए बताइए NC1 का वैल्यू कितना होगा, बताओ क्या बताओगे? NC1 का वैल्यू कितना होगा? n n होगा। तुम इसको ऐसे करोगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिखोगे। फिर आगे n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो तुम? n इंटू n माइनस, इसको यहीं तक रोक दो n फैक्टोरियल तक। नीचे में 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल है। अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये वाला टर्म कट जाए, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। हो जाएगा। अगर वही NC2 पूछा जाए तो बताओ क्या होगा? NC2 का वैल्यू बताइए। n into n minus n into n minus 1 n इंटू n माइनस 1। नीचे में भी कुछ आएगा, बताओ। 2 आएगा। नीचे में 2 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये ऊपर से हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक इसको रोक दो। नीचे में 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखेंगे और इसको एज इट इज रहने दो n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, जो कट रहा है उसको जाने दो। तो ये टर्म हमारा मिल जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर तुमसे पूछा जाए NCN बताइए कितना होगा, तब क्या 1 बोलोगे? 1 हो जाएगा। So 1. 1 सर ठीक है, गुड। अगर तुमसे आगे ऐसा पूछा जाए 1 प्लस x के पावर n, ठीक है, इनका बताइए बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा? अभी देखो इसका अगर तुम्हें पिछला वाला याद हो गया हो, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने बताया था, अब यहाँ पर क्या है हमारा? a के जगह पे समझो 1 हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। 1 प्लस एक्स के पावर n, जनरली तुम्हें यही टर्म फिजिक्स में मिलेगा, 1 प्लस एक्स के पावर n। तो बताओ इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम? 1 plus nx 1 plus nx nx प्लस कम से कम Plus 4 टर्म बताया तो, हाँ, n minus 1 n माइनस 1 divided by 2 2 फैक्टोरियल into x square एक्स स्क्वायर। एक और टर्म बताओ। n n n n into minus n 1 n n माइनस minus 2 n माइनस 2 divided by डिवाइडेड बाय 3 3 फैक्टोरियल 3 factorial x हाँ, cube। और साथ में x2। अब ऐसे आगे की तरफ और आगे आगे इंफिनिटी तक करो, ठीक ना, इंफिनिटी टर्म। ओके। अब तुमसे यहाँ पर अगर मैं कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए बोलूँ इसी फार्मूला में, ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे अगला देखो ना, पहला दूसरा टर्म रखो, तीसरा टर्म ना बहुत छोटा आना स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर एक हम अप्रोक्सीमेशन यूज करें, अगर यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन यूज करें, यानी तो रिड्यूस्ड फॉर्म, यानी तो सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है, तब हम 1 प्लस एक्स के पावर n अगर हमें रिड्यूस फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? 1 plus nx इसको तुम बोल सकते हो यहाँ से सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो यहाँ पर ना सिर्फ 2 स्टेप को लो। 1 प्लस क्या लिखोगे? n x लो। sir nx हाँ, इससे आगे वाला टर्म को हम क्या कर दे रहे हैं ना, इग्नोर कर दे रहे हैं। 1 प्लस nx, ज्यादा चेंज नहीं आता। फिर हम क्या करते हैं, अगर हमसे पूछा जाए 1 प्लस एक्स के पावर माइनस n पूछा जाए तो क्या होगा बताओ? 1 1 minus nx 1 माइनस nx। अगर फिर पूछा जाए 1 माइनस एक्स के पावर n, इसका क्या हो जाएगा? 1 minus 1 माइनस, अब सोचो ना, जो n पावर है ना वो सेकंड वाले x में मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे n इंटू एक्स हो जाएगा। फिर अगर 1 माइनस एक्स पावर फिर माइनस n कर दिया, अब इसका क्या हो जाएगा? 1 plus nx 1 प्लस nx। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है ये, तुम्हें याद रखना। ठीक है, एक और आगे बढ़ते हैं।
अगर हम a प्लस बी के पावर n लेते हैं तो तुम इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है, a के पावर n प्लस n इंटू ए के पावर n माइनस 1 इंटू बी, ऐसे लिखोगे। आगे भी लिखोगे, हम बस 2 टर्म लिख रहे हैं, ठीक है, लगभग ये अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वली होता है। अगला टर्म नहीं लिख रहे हैं। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर a के पावर n कॉमन ले ले तो बताओ क्या होगा, 1 प्लस एन बी डिवाइडेड बाय ए होगा। a के पावर n हम कॉमन ले ले तो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। ये जो लिखा हुआ है a प्लस बी के पावर n, हाँ ये सर, वाला लिख सकते टर्म लिख सकते हैं। हाँ सर। ये हमारा ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी यूज आता है। इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इससे पहले भी जो ऊपर में चारों था वो भी अप्रोक्सीमेशन होता है। ये फॉर्मेट ना तुम्हें एक सवाल सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो एक सवाल इसके ऊपर अगर हम प्रैक्टिस करें, अगर लिखूं मैं 3 प्लस 4x पावर 7/3, ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेशन फॉर्म क्या होगा। सर ये कैसे हुआ समझ में नहीं आया। ए प्लस बी के पावर n का अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करें, बताओ क्या आएगा हमारा। ठीक है, जो ये वाला तुम्हारा फॉर्मेट दिया था, यहाँ पर n, आगे देखो ये NC0, ठीक है, NC0 का वैल्यू कितना होता है, NC0 का वैल्यू कितना होता है बताओ, 1, ठीक है, तो x के पावर n a के पावर 0, यही वाला फॉर्मेट में ना हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट वैल्यू लिख कर ही आगे इसको लिख रहे हैं, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a के पावर n प्लस n इंटू ए के पावर, तो घटेगा और b के पावर बढ़ना स्टार्ट होगा। फिर आगे हम क्या लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1/2, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा a इंटू n माइनस 2 इंटू बी का स्क्वायर। सिमिलरली ये चलता रहेगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ से मैंने क्या किया, नीचे स्टेप में सिर्फ 2 ही टर्म लिखा है, ठीक ना, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन वाला रिजल्ट निकाल रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। अब इसका क्या हेल्प है, तो देखो ये जो अप्रोक्सीमेशन अगर इस फॉर्मेट में देखोगे तो इसका हेल्प करके इनका ना तुम्हें अप्रोक्सीमेशन वाला वैल्यू तुम सोल्व करोगे। इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कितना होगा, तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ठीक ना। अब सवाल को देखो, ऊपर वाला एक फॉर्मेट को देखो, तो तुम यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे बताओ, a के पावर n कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू सर कितना 6, है 4x, b का वैल्यू 4x। कितना है 4x। एक बार तुम इसको देख कर करो, आगे से तुम्हें देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार प्रैक्टिस हो जाता है तो इसके ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a के पावर n मतलब 3 के पावर 7/3 7/3। कॉमन लेना होगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, n होता है, ठीक है, यहाँ पे n होता है, n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे n और की जगह पर 7/3 है, तो यहाँ पर हम 7/3 लिखे। इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, b से। 4 से b का वैल्यू कितना है 4x, 4 इसमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 3 से। ये नीचे में ऐसे करके डिवाइड कर दो 3 से, बस ये हो गया। तो ये चीज तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7 के पावर 3, 1 प्लस 28x डिवाइडेड बाय 9, ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक, इससे ज्यादा फिर हम फर्दर अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते। 7/3, ठीक है। एक सवाल और दे रहा हूँ, वन जीरो वन का पावर 1/3, ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या है। अब इसे तुम्हें a प्लस बी में बनाना है, ठीक है ना, a प्लस बी के पावर n में तुम्हें बनाना है। सर 1000+1। नहीं, इसका आंसर बताओ, ये एकदम अच्छा आंसर देगा, ठीक है? इसका जो आंसर आएगा ये चेक करना, 10.00, फिर 3 आगे ये 3 चलता रहेगा।
बताओ इसको a प्लस बी में लिखो। क्या इसको जैसे कोई लिख सकता है ना 1001 को 1000 प्लस 1 लिख सकता है, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं एक टर्म हमारा 1 रहे, ठीक, एक टर्म हमारा क्या है 1 रहे, बाकी टर्म जो भी हो। तो इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं, इसको हम 1 प्लस 1000 लिख, यानी 1000 प्लस 1 लिखिए, बात बराबर। 1000 प्लस 1 लिख लो, यहाँ पे 1/3 हो गया, ठीक ना। क्या 10 point something है 10.0 10.0 आगे, और 10.0 से आगे और बढ़ना है, ठीक है, कम से कम एक 0 0 जैसे करते हैं ना 3 ये आंसर लिखा हुआ है, कम से कम इसको इतना तक तो करना, ठीक ना। ठीक है, आगे देखो इसको, आगे क्या करोगे, यहाँ पे 1000 कॉमन ले लो, ठीक है, चाहो तो इसे इस फॉर्मेट से यहाँ से कर लो, ठीक है, ए टू दी यहाँ पे a प्लस बी तुमने कर लिया, अब इस फॉर्मेट में ले आओ, ठीक है। मान लो ये फॉर्मेट अगर तुम्हें याद नहीं होता है, ठीक है, हो तो जरूरी नहीं है हमेशा याद रहेगा, तो अगर मैं इस यहाँ पर क्या करूँ 1000 कॉमन ले लूँ, ठीक है, अगर मैं 1000 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो बताओ क्या होगा हमारा 1 प्लस यहाँ पे 1/3 1000 करना पड़ेगा, ठीक है, और अभी भी इन सब के पावर, ठीक है, इन सब के पावर क्या है 1/3, अभी पावर अभी अंदर वाले टर्म में ही हमने क्या किया 1000 कॉमन ले लिया, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ सर, ओके, फिर आगे क्या कर लो तुम 1000 के पावर, आप सबके ऊपर पावर चढ़ा दो, जैसे 1000 के ऊपर पावर चढ़ा दोगे 1/3 हो जाएगा, इसका काम हो गया। फिर ये जो तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस 1000 के पावर क्या रहेगा 1/3 नीचे वाले पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1000 के पावर 1/3 करोगे तो ये क्या 1000 क्या था 10 के पावर 3 होता है, तो ये 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 प्लस, अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस x के पावर n वाला टर्म था ना, इसको हम क्या लिख लेते थे 1 प्लस nx लिख लेते थे, ठीक है। तो यहाँ से ये टर्म क्या मिल जाएगा हमें 1/3000 नहीं हो जाएगा, हाँ बोलो 1/3000 हो जाएगा। सर Yes, ऊपर sir. की लाइन फिर से हाँ, समझा दीजिए सर। कौन सा लाइन, कौन सा लाइन, ऊपर लास्ट से ऊपर सेकंड लाइन। ये वाला लाइन, हाँ सर। ओके। अब जैसे ये तो 1/3 है, ये तो सबके पावर था ना, तो इसको हम ना ये जो ब्रैकेट से जो बाहर है, ये स्क्वायर ब्रैकेट से जो बाहर है, तो इसके 1000 के पावर 1/3 कर दिए। फिर ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर इसके भी पावर हम 1/3 कर दिए। समझ में आया? हाँ ओ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वो क्या गया। तो अब यहाँ पर क्या कर लो 1000 1 प्लस 1 को डिवाइड कर लो, 1 को डिवाइड कर लो। अगर ये चीज तुम्हें समझ में नहीं आता है ना कैसे करेंगे, इसको 1 ही रहने दो और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1/3, थोड़ा आसान होता है। फिर 1 को हम 1000 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0.001, ठीक है, और यहाँ पे अब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/3, ओके। फिर अब यहाँ पे फर्दर करोगे तो ये चीज बताओ कितना आ जाएगा 10 1 प्लस ये वाला टर्म बताओ नीचे में कितना आ जाएगा, ये वाला टर्म बताओ, ऐड कर लिया 0 पॉइंट इनको 0.00333 0.00 0 आएगा, उसके बाद 3 000 आएगा, 000 आएगा, फिर 33 करके आता रहेगा, ठीक ना। फिर इन दोनों को आपस में ऐड करो, ठीक है, तो ये तुम्हारा देखना 10.0033 आ रहा होगा, ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। आया समझ में? जी सर। डीपीपी में ऐसा और भी सवाल होगा, वहां से प्रैक्टिस करना। अब तुम्हें आगे बोला जा रहा है एक्सपेंड 1 प्लस x के पावर -3। अगर तुम्हें एक्सपेंड लिखा हो ना, कम से कम मिनिमम 4 टर्म लिखना है, ठीक है, तो चलो मिनिमम 4 टर्म लिखो।
इसको एक्सपेंड करो, बताओ क्या आता है मिनिमम 4 टर्म। आया आंसर? अरे तुम्हारा ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये लगा लो a प्लस बी के पावर n वाला, तुम्हें तो फिर वो कॉम्बिनेशन वाला लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ से लगा लोगे तो यहाँ से भी आ जाएगा, फिर लेकिन तुम्हें कॉम्बिनेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला टर्म लगा लो, ये वाला फॉर्मूला, दोनों सेम ही है, ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है, ये a प्लस बी की टर्म, ये वाला लगा लो, a की जगह पे 1 रख लो और b की जगह पर x रख लो और n की जगह पे -3 रख लो और 4 टर्म लिख लो। ये जो तुम्हारा आएगा 1 प्लस -3 इंटू एक्स प्लस -3 -1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस -3 -1 -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x³ प्लस डॉट डॉट कर दो, ठीक है, 4 टर्म मिल गया हमें, ये डॉट डॉट चलता रहेगा, आगे हमें देखना नहीं है। फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 - 3x प्लस 12/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 60 आ जाएगा -60/3 इंटू 2 इंटू x³ प्लस डॉट डॉट, ये टर्म को आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा हमें 1 - 3x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x³ प्लस डॉट डॉट, यही आएगा। ओके, बताओ यही वैल्यू आएगा? यस सर। सर थोड़ा सा होल्ड कीजिए। हाँ सर हो गया। मान लो g डैश का फॉर्मूला है, ठीक है, g डैश बराबर GR² डिवाइडेड बाय R प्लस h का स्क्वायर, ठीक है, और गिवन है इफ h जो है, R जो है हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, R जो नीचे है बहुत बड़ा है हमारा ये टर्म, तब बोला जा रहा है देन प्रूव दैट g डैश इक्वल टू g इंटू 1 - 2h डिवाइडेड बाय r। यहाँ पर तो मैं ऐसे दे रहा हूँ जैसे हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला है, सपोज कि ये कुछ पोटेंशियल का कुछ रिजल्ट आया हुआ है, ठीक ना, और ऑप्शन में इसको इस टर्म में ना लिखकर कुछ अप्रोक्सीमेशन किया गया लास्ट में। क्यों अप्रोक्सीमेशन क्यों गया? ये नीचे वाला रेडियस बहुत बड़ा है, ठीक ना, अगर रेडियस नीचे वाला बहुत बड़ा है तो थोड़ा हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, h बहुत छोटा है तो सीधा का सीधा r² हो जाएगा, ठीक है, तो h को उतना भी निग्लेक्ट हम नहीं कर सकते, तो कुछ तरीका होगा निग्लेक्ट करने का, ठीक है, तो नहीं तो हमारा g हो जाएगा, है कि नहीं? अगर h को साफ निग्लेक्ट कर दोगे तो तुम ऐसे बोल दोगे GR² डिवाइडेड बाय R² R करके g कर दोगे, ऐसा अप्रोक्सीमेशन नहीं, r हमारा ग्रेटर है h से, h रहेगा लेकिन कुछ कम इफेक्ट के साथ रहेगा, तो कुछ इस टाइप का ऑप्शन नीचे में फिर मैच करता है, तो अभी ये अप्रोक्सीमेशन आने से आता है, तो तुम प्रूव करो ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है, और बताओगे कि कैसे आता है।
हमें कैसे लिखना पड़ेगा इस टर्म को, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। तो जी डैश इक्वल टू, हमें गिवन जो है फॉर्मूला, उसमें हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, जी इंटू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। फिर इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, जी इंटू 1/1 प्लस, ठीक है ना, आर आर डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा एच बाय आर इन सब का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ऐसे करके लिखा जा सकता है। फिर क्या तुम फर्दर इसको ऐसे लिख सकते हो, जी इंटू 1 जी, सर एच बाय आर का ऐसे है या ये वाला जो टर्म है इसका एलसीएम लो, ठीक ना, इसको मैंने नीचे लिख दिया। इस वाला जो टर्म लिखा मैं 1 डिवाइडेड बाय, इसमें ना आर से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, तो आर से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 आ जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस एच बाय आर हो जाएगा। अगर फिर तुम इसका एलसीएम लो तो देखो वापिस से तुम्हें यही वाला ब्रैकेट वाला ही मिल जाएगा, वापिस से तुम्हें यही मिलने वाला है। हाँ सर समझ गया। ठीक है, फिर आगे फिर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई, तो यहाँ से जी, इसको फिर हम क्या रिवर्स में ऐसे करके लिख सकते हैं, या नहीं तो पहले एक स्टेप लिख लो, जी डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, नीचे में आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको और हम वापिस अगर लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, जी इंटू 1 प्लस एच बाय आर, अब यहाँ पे पावर में माइनस लगाना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको ऊपर लेके चले गए। अब क्या इसका अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है, 1 प्लस एक्स, ये वाला टर्म जो नहीं दिख रहा है तुम्हें 1 प्लस एक्स के पावर -2 वाला टर्म, तो इसको हम ये लिखेंगे 1 माइनस 2x लिखेंगे, मतलब -2 मल्टीप्लाई कर देना h बाय आर से, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस, मैं यहाँ पे -2, ठीक है, जैसे अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो ऐसे सोचा करो, ये प्लस है यहाँ पे -2 नीचे आ गया, और ये एच आर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है सेकेंड टर्म में, ब्रैकेट बंद, तो ये आ जाएगा जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, ये अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा। ठीक है, हाँ सर समझ गया। अब थोड़ा आते हैं लोगरिथम पे। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा इसको देखेंगे। जैसे log 5 लिखा हुआ रहे, log 5 ऐसे करके लिखा रहे, तो इसका मतलब ना तुम इसको log बेस 10 बेस 5 लिखा हुआ है तुम ये बोलोगे, ठीक है, दो टाइप का होता है, ठीक है ना, log में एक कहीं पे तुम लोग ई भी देखो उसको नेचुरल log बोलते हैं, अभी सिंपल log देखो, log 5 लिखा हुआ है तो इसको log बेस 10 5 लिखो। सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर कीजिए, ठीक है, तो देखो कुछ फॉर्मूला देखते हैं। अगर तुम्हें log m इंटू n मिल गया, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, सर log m plus log a m plus m log m plus प्लस log m n n, ठीक है। फिर अगर तुम्हारा log m बाय n हो जाए तो क्या लिखोगे, log m minus log n m minus n log n। हाँ कॉमन ले सकते हैं सर। हाँ, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, log a के पावर n हो, इसको क्या लिखेंगे n log a ठीक है। तो अगर इसके ऊपर एग्जांपल दिया जाए, तो अगर तुम्हें y इक्वल टू 8 के पावर 27 मिल जाए, ठीक है, और तुम्हें इसको सॉल्व करना पड़े तो बताओ कितना आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा। अब इतना सारा वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो हमें। अब इतना सारा इसको ना log के टर्म में अगर हमें सिंपल लेना है तो हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ, अगर अभी जस्ट सिंप्लीफिकेशन सिखा रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ log ले लेते हैं, हाँ, तो 8 के पावर 27 कर ले, जैसे 8 के पावर 27 करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं आंसर हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे,
अब log 8 के पावर 27 हो गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 27 इंटू log 8 log लिख सकते हैं। 27 log 8 हाँ सर फिर आगे लिख सकते हैं 27 इंटू log Log 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3, 2 into 20 2 2 cube. into 20 तो ये क्या हो जाएगा? 27 से इंटू आगे आ 3 जाएगा log 2 आ log जाएगा। 2 अब ना हाँ, थोड़ा सर। बहुत log का वैल्यू याद रखना। log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.30 0.301003 वेरी गुड, 103 वेरी गुड। 0.03 तो ये सर। तुम 29 हाँ सर log के बारे में थोड़ा और डेराइव करके बोलिए सर, मतलब कि दूसरा था सर। ओके, एक बार इसको देख लो एक बार। log जैसे 27 इंटू 3 है, तो यहाँ पे 27 इंटू 3 और log 2 का वैल्यू 0.3010 इस सबको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा log y का। यहाँ से log y का वैल्यू मिल जाएगा। अब अगर हमें y का वैल्यू चाहिए, अब हमें यहाँ से अगर हमें y का वैल्यू चाहिए, ठीक है, y का वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पर हम इतना वैल्यू याद नहीं रखते। एंटी लॉग का एक टेबल होता है, उसके हेल्प से हम कर टेबल लेते हैं। लिखना अगर पड़ेगा सर नहीं लिखना पड़ेगा, जेई में जो है ना, तो तुम्हें एंटी लॉग दे दिया रहेगा डाटा, ठीक है, तुम्हें वहां हाँ पे सर। डाटा दे दिया रहेगा। तो जब ये सवाल आएगा तो मैं सिखाऊंगा इसे लिखने के। देखो अभी तक में जो मैंने बताया लॉगरिथम के ऊपर, ये बेसिक फार्मूला सर बताया। फिजिक्स में भी लॉग चाहिए क्या? हाँ, अब देखो फिजिक्स में हम पोटेंशियल वगैरह जब सॉल्व करते हैं ना, वहाँ पे हमें लॉग का नीड होता है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, वहाँ पे बहुत कमाल के रिजल्ट लेके आ जाते हैं। जैसे लॉग आ गया तुम्हारा 18 डिवाइडेड बाय 6 आ गया, ठीक है, तो वो ना इसको लॉग 3 बोल देता है, log 3 करके आंसर बोल देता है, जबकि ये चीज क्या है? गलत है। यहाँ पर ये log कितना आएगा? ये log कितना आएगा बताओ? log 18 minus log 6 18 minus log 6. 12 आएगा ना, log 12 आएगा ये, ठीक है। फिर तुम log 12 को 3 इंटू 2 के स्क्वायर करोगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, ठीक है, तो ये 2 log 6 आ जाएगा। फिर log 6 का वैल्यू मल्टीप्लाई करो, तब जाके वैल्यू आएगा। तो ये सब कैलकुलेशन आ जाता है फिजिक्स के अंदर, इसीलिए जानना है। सर log 18 by 6 log 12 कैसे होगा? हाँ सर, कैसे होगा? हाँ सर कौन सा log? log 18 log by 18 6 by 6 is equal to log 12 कैसे हुआ? log 18 बाय log 6 है ना, तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, log सर m log माइनस 18 minus log 6 log हाँ 18 minus log 6 अच्छा होगा अच्छा, तो हाँ हाँ, log 18 सॉरी minus सॉरी, log हाँ सर। सॉरी, हाँ मिस्टेक। हाँ, log 18 माइनस log 6 log करोगे, हाँ। 6 फिर इन दोनों को फर्दर करके देखना जो आंसर होगा। तो जनरली अच्छा, मिस्टेक तब वही, आएगा। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। जनरली होगा सर। क्या आएगा? log 3 आएगा। log 3 आएगा? हाँ सर। नहीं, log 3 into 6 है, log 18 को सर अगर हम सर हाँ सर, 18 को हम ब्रेक करें तो 6 into 3 log 6 हाँ। plus log 6 कट जाएगा और log 3 बचेगा। log 3 हो जाएगा। चलो, अगर यहाँ पे log 3 आ जा रहा है तो, लेकिन ये सही नहीं है, इसको तुम log ऐसे कर रहे हो, 18 को लिख लीजिए 9 इंटू 2, 3 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस log 6 को बोल रहे हो कि तुम 3 इंटू 2 लिखिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा कितना? log 2 log 6, और यहाँ से आ जाएगा log 6, ठीक है। तो ये log 6 आ जा रहा है ना। तो चलो अभी रहने दो, हम आते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर सवाल पर भी हम प्रैक्टिस का करें। वैल्यू कैसे निकाला ये दिखा दी। log किसका? log 2 का। log 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका वैल्यू याद करना होगा। और ना जेई वाले के लिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो डाटा गिवन होगा। फिजिक्स में डाटा गिवन होगा, ठीक है। सर नीट में नहीं देगा क्या? नीट में डाटा नहीं दिया, नीट में डाटा गिवन नहीं होता है, नीट को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं टेबल दूंगा सर। हमारे पास है सर। हाँ सर है। सर कहाँ तक याद रखना पड़ेगा? हाँ नहीं, मैं दूंगा, वो टेबल दूंगा, वहां से देखना, याद रखना, ठीक है। हाँ सर चलो ठीक है। अब आगे आ जाओ। अगर तुम्हें log 20 आ जाए, log 20, चलो इसको सोल्व करो। इसको कैसे सोल्व करोगे? log 10 plus log 2. 2 into 10. कितना आता है? तो 1.303 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1.3 इसको ऐसे लिख सकते हो, बेस 10 कर लो, 10 इंटू 2, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारा क्या हो जाएगा? अच्छा, कुछ बोल रहे हैं कि मतलब इसका डेरिवेशन करवाने के लिए log का,
सर हमारे इलेक्ट्रिसिटी का सर 1.30 लोग के 103 बारे में थोड़ा और क्या हाँ, 1.3010 हाँ राइट ठीक है। अब तो लोग में ज्यादा फार्मूला था पीछे, बस सिंपल जैसे लोग 20 का वैल्यू पूछा जाएगा, फिजिक्स में इससे ज्यादा नहीं है, कहीं पे कैलकुलेशन में आ जाएगा लोग 20 का वैल्यू निकालिए, तो तुम्हें बस ऐसे करना है। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू n है तो इसको लोग, ठीक ना। देखो अगर 10 लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जस्ट लोग में ऐसे भी लिख सकते हो, लोग 2 प्लस लोग 10, इसमें सर लॉग में सर कैसा मतलब सवाल आएगा, एक करके लोग दीजिए तो 10 सर। प्लस 2 प्लस देखते चलो ना, अभी सर। खत्म नहीं हुआ ना, तो दे रहा हूँ ना। लोग फिर इसको 10 बेस लोग 10 बोलोगे, ठीक है। अब ये बताओ लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.3010, ठीक है ये। और प्लस लॉग 10 बेस 10 का कितना होता है वैल्यू, 1 होता है, ठीक ना, 1 होता है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1.3010। ठीक है। फिर अगला एग्जांपल, लॉग 2 बेस 4 का वैल्यू क्या होगा। अब जरूरी नहीं है कि बेस हमेशा 10 ही हो, 2 आएगा 2 2 आएगा, 2 आ जाएगा, 2 into ठीक है। 1। हाँ इसको ऐसे तुम ऐसे सोल्व करोगे, log 2 है और इसको 2 के पावर 2 स्क्वायर। करोगे, ठीक है। तो अच्छा। ये वाला 2 पहले आ जाएगा, अब हो जाएगा log 2 बेस 2। अगर बेस और पावर दोनों सेम ही हो तो वो वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। 2 into 1 इधर पे। अगर ऐसे लोग 3 नीचे लोग बेस में 3 है और ये 9 है, लोग 3 बेस 9, 3 होगा। 2 2 सर है। ठीक है। अगर ऐसा रहे लॉग 3 और यहाँ पर 125, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 नहीं इसको 5 करो सर, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 3 आ जाएगा, 5 के पावर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 का पावर 3 होगा, ठीक है। तो log 2 का वैल्यू होगा जैसे, चलो एक देखते हैं हम नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में क्या होता है ना, बस बेस में e होता है, तो तुम बोलोगे log e बेस x है, इसका वैल्यू क्या होगा, ये ठीक सर है। नेपियर ये इसको तुम्हें क्या करना है, अगर हाँ ई के बेस में ई दे दिया ना, जैसे बेस में 10 नहीं दिया, कोई नंबर नहीं दिया, सिर्फ ई दिया, मतलब एक्सपोनेंशियल वाला टर्म ई दिया है, ई का वैल्यू जानते हो तुम 2.7 के आसपास होता है। अब यहाँ पे 2.7 रखकर सॉल्व मत करना, इसको क्या ना एक कन्वर्जन होता है, इसको हम फिर बेस 10 में लेके आ जाते हैं, ठीक ना। इस वाले को नेचुरल लॉग बोला जाता है, ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था इसको हम बेस 10 वाला पढ़ते हैं। जैसे अभी तक में ये सब जो फॉर्मूला था लॉगरिथम, ये हम बेस 10 में थे। सर मुझे ठीक तरह से समझ नहीं आया। ऊपर वाला सर ये जो आपने लॉग हाँ लॉग का, हाँ सर लॉग ये एक्स सब। बेसिक उसे हमें क्या कॉमन लॉगरिथम में ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ जैसे ये वाला है ना, देखो ना लोग ई बेस एक एक्स है तो इसका एक फार्मूला आता है, ठीक ना, कन्वर्ट किया होगा 2.303 और इसमें लोग 10 बेस एक्स, ये वाला फार्मूला में तुम्हें याद रखना होगा। अगर तुम्हें नेचुरल दे दिया है लोग तो तुम्हें इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बेस से फिर ई के जगह तो तुम 10 रख दोगे। आया बात सर समझ ई का में? वैल्यू सर कहाँ से आया, किसका ई का? ई का वैल्यू का, अरे ये डिराइव्ड रिजल्ट में, ठीक ना, ये ग्राफ के थ्रू निकाला गया, इसका वैल्यू याद रखना, ठीक है, प्रूफ नहीं निकालने जा रहे हैं। प्रूफ है ना इसका, मतलब कोई प्रूफ है इसका? होगा ही ना, बिना प्रूफ का तो मैथ्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सर ये सब वैल्यू सच में है क्या? ये वैल्यू तुम्हें 2.7 का वैल्यू याद रखना होगा, जैसे पाई का वैल्यू याद रख लेते हो ना, उसी तरह से ई का वैल्यू भी याद रखना, ठीक है। अब वो मान लो कि अगर मैं तुम्हें दे दूं लोग, फिर से समझा दीजिए। ये नेचुरल लॉग वाला ना, ये फार्मूला, हाँ हाँ सर। हाँ सर। देखो log e बेस x है ना, तो इसे हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, बेस 10 पे, ठीक है। नेचुरल log को हम बेस 10 में जो कन्वर्ट करते हैं तो एक कन्वर्जन फैक्टर आता है, वो फैक्टर आता है 2.303 का, ठीक है। वो फैक्टर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ई वाला टर्म हमारा कन्वर्ट होकर बेस 10 में चला जाता है। ये तुम्हारा जस्ट फार्मूला है, ठीक है, इसका डेरिवेशन फिजिक्स में नहीं होगा, ठीक है, इसके डेरिवेशन पे हम नहीं जाएंगे, ये जस्ट फार्मूला समझो। अब तुम्हें मैं बोल रहा हूँ log e बेस 10 का वैल्यू निकाल कर बताओ। अब बताओ, अगर तुम्हें ऐसा दे देता वैल्यू log
बेस 10 में इससे पहले देता तुम देखते ही आंसर 1 बोल देते। अब यहाँ पे 10 ना देकर बेस ई दे दिया है, तुम्हें क्या करना है बताओ? सिंपल चीजें करना है। क्या करना है? 2.303 मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज अब क्या हो जाएगा? अब ई बेस 10 में हो जाएगा, ऊपर क्या रहेगा? एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 10 है, तो यहाँ पे एक्स तो एज इट इज रहेगा। log 10 log बेस 10 कितना होता है? सर ये 2.303 2.303 होगा। कहाँ हाँ। से है सर? ये 2.303 आ जाएगा। अरे मैं तभी से बोल रहा हूँ ना, समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को कि ये तुम्हारा कन्वर्जन फैक्टर है, ये तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला log ई, जब हम नेचुरल log को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, दोनों आपस में इक्वल होता है। इसका प्रूफ यहाँ पे नहीं करवा सकते ना। ठीक है, ओके। हाँ सर, हाँ। ये डायरेक्ट फार्मूला हो हाँ, गया। सर। अब तुमसे कोई वैल्यू पूछा जाएगा तो तुम उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। याद रखना पड़ेगा इसको। हाँ, याद रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, ओके। हाँ सर। अब जैसे तुमसे पूछ दिया log ई बेस 7 का वैल्यू पूछ दिया, ठीक है, कैसे निकालोगे? ठीक है, 2.303 अब तुम्हें 2.303 मल्टीप्लाई कर देना है। अब log 10 बेस 7 अब हाँ, अब log का टेबल देखो, बेस 10 वाला 7 का वैल्यू क्या होता है? ठीक है, वो मैं आज मैं डाल दूंगा, थोड़ा 0.81 का करीब होता है, तो वो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो log ई बेस 7 का वैल्यू मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला फॉर्मूला, अगर तुम्हारा log बी बेस में ये ले लेते हैं, बेस में ए है, log बी बेस ए है, तो इसको कैसे लिखोगे तुम? तो क्या ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है? log सी बेस बी डिवाइडेड बाय log सी बेस ए। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। कोई फर्क हाँ, नहीं पड़ेगा। ठीक ना, अगर तुम इसको इसमें भी कन्वर्ट करो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे ये सब फार्मूला का प्रूफ है, ये सब मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे हमें नीड नहीं है कि अगर हम इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए चले ना, तो पता चलेगा हम फिजिक्स ना पढ़ा के मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये सब तो याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये सब तो बेसिक फार्मूला है और तुम्हें याद हो गए हैं। अब देखो, जैसे हमें करना क्या होगा इसके हेल्प पे, मान लो तुम्हें ऐसा सवाल मिल गया, ठीक ना, log 10 बेस 2 का वैल्यू पता है कितना था? 0.3010, और log 10 बेस 3 का वैल्यू कितना होता है? 0.4771। 47712। हाँ, फिर पूछा गया फाइंड log रूट 18 का वैल्यू क्या होगा बताइए। अब देखो यहाँ पर ना जो ऊपर वाला फार्मूला है वो अप्लाई हो जाए। चलो अप्लाई कर लो तुम लोग, तो देख कर बताओ कितना आंसर होगा। ठीक है, चलो इसको मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? हमें निकालना log 18 है, तो log, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अगर तुम्हारा ई नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा समझ लो ये बेस 10 में ही है। ठीक है, यहाँ पे बेस 10 लिख ही दे रहा हूँ, तो log 10 बेस में 10 है, और 18 को हम पावर हाफ लिख सकते हैं रूट की जगह पे। हाँ सर। अब आगे फिर इसको हम लिखेंगे तो हाफ हम आगे लिख सकते हैं, फिर 10 बेस 18। ठीक है, 18 लिख सकते हैं। फिर तुम आगे इसको क्या लिखोगे? हाफ log 10 बेस 18 को क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर इंटू 2 लिखोगे। 2 सर। हाँ सर। ठीक है, फिर इसको आगे लिखोगे हाफ log, हाफ, इसको हाफ कॉमन ले लेते हैं, log 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? log 2। ऐसे करके लिखा जा सकता है। बेस 10 लिखना है, लिखो। ओके, फिर आगे इसको फर्दर हाफ, इसको हम क्या लिखेंगे? 2 log 3 बेस 10 बेस 3 10 बेस 3 प्लस log 10 बेस 2। अब देख लो वैल्यू ऊपर में ना 2 का और 3 का बेस 10 पे ना वैल्यू गिवन था, तो बस वही हमें रख देना है यहाँ पे, हाफ इंटू
2 टाइम्स 0.4771 प्लस 0.3010। इसका सिंप्लीफाइड जो आएगा सिंप्लीफिकेशन वही हमारा क्या होगा आंसर। आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो एग्जांपल। अगर ऐसा मिले तुम्हें log 3 के पावर x बराबर 4 तो बताइए x बराबर क्या होगा। 81 सर। ठीक है समझ 81 समझ में आया ना ये। हाँ हाँ सर। ठीक सर लॉग का बेसिक डेफिनेशन ये है। हाँ, तो Three to हाँ the बेसिक power डिफिनेशन ही है, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 to the पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसे तुम्हें याद रखना हो तो लोग यहाँ पर कैसे याद रखो, a और x के टर्म में याद रख लो। तो a x पावर, अगर इधर n है, अब हमें x निकालना है तो x के जगह पे बताओ क्या लिखेंगे हम। a x to the बराबर power n, a to a to the the power power n। हाँ सर। चलो ये हमारा लॉगरिथम का बेसिक था, ये हमारा कंप्लीट होता है। इससे ज्यादा लॉगरिथम आने वाला नहीं है फिजिक्स के अंदर। एक आता है हमारा, यही आएगा सर। इतना ही सिंपल आएगा, कॉम्पेंडो एंड, वो भी ये तो जाके basic है। 12th के फिजिक्स में। ये सर बेसिक है। हाँ सर 11 में सर फिजिक्स में लोगरिथम आंसर नहीं है। वो तो नहीं मिलेगा, ज्यादातर नहीं मिलेगा। सर ये मिला है हम लोग को एडवांस में, किस में मिला? एडवांस मैथमेटिक्स इलेक्टिव सब्जेक्ट। हाँ फिर बढ़िया है ना। अब आगे हम देखते हैं कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो रूल। ये जानते हो, ये रूल पता है? अगर तुम्हें बोला जाए P डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू A बाय B है, तो इसका कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो रूल बताइए क्या होगा। इसको ना सीधा सिंपल है, P प्लस Q डिवाइडेड बाय P माइनस Q। सिमिलरली A को क्या लिखेंगे फिर हम, A प्लस B डिवाइडेड बाय A माइनस B। इसको ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, P में जो नीचे में जो था डिनोमिनेटर उससे ऐड कर दिया, फिर उसी से हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, हाँ सर। हाँ ओके। तो फिर सेम राइट हैंड साइड भी यही क्या, मान लो अगर हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले ले हाफ इक्वल टू 3/6। देखो दोनों तरफ हाफ और हाफ ही है ना, लेकिन देखो तुम्हें दूसरा टर्म मिल जाएगा यहाँ से। कभी कभी ऑप्शन में हमें दूसरा टर्म गिवन होता है, तो हम बताऊं वो कैसे निकालेंगे। इसका कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो टर्म निकाल कर बताओ कितना आ जाएगा। बताओ, 1 प्लस क्या लिखोगे, 1 प्लस 2 डिवाइडेड 1 बाय प्लस 2 डिवाइडेड 1 माइनस 2। 1 माइनस 2। फिर ऊपर फिर राइट हैंड साइड क्या लिखोगे, 3 प्लस 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6। बताओ माइनस 3 बताओ माइनस ये 3 कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस इक्वल 3 टू 9 9 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय माइनस 3 माइनस 3। 3। ठीक है, अब इसको ना सिंप्लीफाई मत करना, ठीक है, इसको कुछ मत करना, यही तुम्हारा एक कंपेंडो एंड डिविडेंडो से एक आंसर मिल जाएगा। तो ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म क्या दोनों इक्वल ही है? माइनस माइनस को कैंसिल आउट तो कर ही सकते हैं ना, दोनों इक्वल ही है, लेकिन हमें दूसरा टर्म मिल गया, हमें दूसरा टर्म मिल गया, इसका एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें कंपेंडो एंड डिविडेंडो करना हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, आगे समझ में? चलो आगे आते हैं, अब आगे हम आते हैं सीरीज। सर ये निकाल दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। सर हाँ। सर ये एक बार फिर से समझा दीजिए। चलो एक और एग्जांपल के थ्रू हम ले लेते हैं। अगर मैं लिखूं x, x डिवाइडेड बाय y इक्वल टू p बाय q, इसका कंपेंडो एंड डिविडेंडो में आंसर लिखते हैं तो कैसे लिखोगे? इसका एकदम इक्वल टर्म ही हम लिखेंगे, ठीक है, एकदम इक्वल। देखो अभी एग्जांपल से भी हमने प्रूव कर दिया, वो ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस y इक्वल टू p प्लस q डिवाइडेड बाय p माइनस q। अब यहाँ पर ना कोई भी तुम वैल्यू रखकर देख लो, सेटिस्फाई करेगा, तुम्हारा इक्वल ही आएगा। अभी हमने एक एग्जांपल में भी देखा, ठीक है। ये मत कर देना यहाँ पर ना डिवाइड, यहाँ पे जो हमने फाइनल यहाँ पे निकल के आया ना, यहाँ पे -3 इक्वल टू -3, ये वाला टर्म मत करना, ये गलत है। जो ऊपर वाला निकल के आया ना, ये टर्म हमारा आंसर। ओके, फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं करना।
सिर्फ ये टर्म, ये वाला जो नीचे वाला जो यहाँ से जो ये टर्म आया, बस इतना ही करके छोड़ना है, साइन वगैरह भी कैंसिल आउट नहीं करना। ओके, तो चलो अब सीरीज में आते हैं हम। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले देखते हैं। थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, बहुत थोड़ा सा ही एप्लीकेशन है हमारे पास। तो बताओ, एपी 2 5 2 5 8 11 डॉट डॉट इस तरीके से हम लिख रहे हैं। बताओ ये टर्म किस में है, एपी में है कि जीपी में? ऑब्वियस है एपी पढ़ रहे हैं, एपी में ही। एपी में क्या होता है, एपी में क्या होता है, टर्म जो होता है ए कोमा ए प्लस आर कोमा ए प्लस 2r कोमा ए प्लस 3r 3r डॉट डॉट इसी तरीके के सीक्वेंस में चलता है। और इसका अच्छा। क्या चीज सेम होता है, इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है, डिफरेंस r कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को ना डी से डिनोट करता है, ठीक है ना। आर हम जीपी में डिनोट करते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है ना, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होता है हर एक टर्म के बीच, कंजुगेटिव टर्म के बीच। जैसे तुम अब इसको पकड़ने का तरीका कैसे हुआ, 2 5 8 11 डॉट डॉट जा रहा है ना, तो जैसे इन दोनों का डिफरेंस 3, 5 और 8 का डिफरेंस 3, 8 और 3 का डिफरेंस 3, ये 3 3 3 तीनों इक्वल हो गया ना सब। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, एपी में है, डी है। ठीक, एपी में है। तो अब एपी का अगर तुमसे पूछा जाए कि टर्म बताइए कि टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म। अब जैसे हम लिख रहे हैं ना 2 5 8 11 लिख रहे हैं, अब तुमसे मैंने बोल दिया चलिए इसका 22nd नंबर वाला टर्म बताइए क्या होगा। अब तुम लिखने के लिए थोड़ी ना बैठ जाओगे, कुछ ऐसा फार्मूला होना चाहिए। बताओ वो कितना होगा nth टर्म का फार्मूला, याद है किसी को? a plus n minus 1 d a प्लस n माइनस 1 into d। ठीक है, हाँ ये लिखने से हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर मान सर लो डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो सर एपी नहीं होगा। एपी नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर। और जब डिफरेंस होगा एपी होगा तभी हम nth टर्म लगाएंगे। ये nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला है, क्योंकि हम एपी हेडिंग ही देते हैं, सब चीज एपी का ही देखेंगे। मान लो तुमसे पूछ दिया कि बताइए 8th टर्म क्या होगा, तो बताओ क्या लिखेंगे? 8th टर्म निकालने के लिए ए के जगह पे क्या लिखेंगे, जो हमारा गिवन सवाल है इसके अकॉर्डिंग, गिवन सवाल के अकॉर्डिंग। तो 2 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3 आ गया, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 7 इंटू 3, 7 या 21 और 2 23 23, ठीक है। इसी तरह से कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। अब इसका सम क्या होता है, अब हम बात करते हैं सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ एपी, ठीक ना। nth टर्म तक का हम सम निकालेंगे, तो बताओ सम का क्या फॉर्मूला होता है? sir n/2 whole into 2aj plus n minus 1 d n/2 into 2a plus n minus 1 into d, ठीक है। ये हमारा हो गया। एक और होता है सर n/2 whole into a plus l। क्या? हाँ सर। हाँ सर। n/2 whole into first term into last term। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म into n/2। हाँ, एक ये भी होता है यहाँ से, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, हाँ ठीक। एक ये भी n into n होता है सर whole into n। हाँ, इन सब में n, हाँ ठीक है। अब देखो मान लो एक एग्जांपल ले ले इसके ऊपर, अगर हम ले ले 1 2। अब जनरली तुम्हें ना ये वाला लास्ट वाला फॉर्मूला तभी लगाओगे जब तुम्हें, ये वाला सेकंड फॉर्मूला तभी लगाओगे जब तुम्हें लास्ट टर्म गिवन होगा, यानी तो तुम्हें लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे तुम्हें 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे करके दे दिया, और तुमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट 10 टर्म निकालिए क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म 55। ये तो याद ही है सबको, हाँ सर। फर्स्ट जी सर 10 टर्म। तो ये तुम ऐसे लगा दोगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 into d। ठीक है, इन पे वैल्यू रख दो तो तुम्हारा 5 तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10/2 इंटू 2 इंटू n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 1, 1
ठीक है, तो ये सबको सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू कितना आ जाएगा? सर 2 into 1 प्लस आपका छूट गया शायद 2 into 1 प्लस सिंबल। हाँ, यहाँ पे प्लस छूट गया, ब्रैकेट में ये प्लस वाला है, n-1 इंटू डी। ये प्लस n-1 इंटू डी, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये 55 आएगा। ठीक है, हाँ सर। अब आते हैं जीपी पे, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसमें आर जो होता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। ठीक है, जैसे इसका टर्म लिखने का ए आर कोमा ए आर स्क्वायर कोमा ए आर क्यूब, इस टर्म में होता है ना, जिसे हमें आर कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या नहीं तो बोलोगे थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय उसके जस्ट पीछे का सेकेंड टर्म, या नहीं तो बोलोगे फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म। इसी तरीके से हमारा कॉमन रेशियो निकलता है। और nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? AR to the power n-1 ए आर इंटू एन के पावर n-1। हाँ ठीक है, और हाँ सर। इसका सम का क्या फॉर्मूला होता है? सम एस एन बताओ। ए इंटू 1 आर के पावर -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, यही होता है। तो एक सम का तो फॉर्मूला ये होता है। एक और सम का फॉर्मूला जानते हो? जब तुम्हारे पास इनफिनाइट टर्म हो, और इनफिनाइट टर्म या नहीं तो इनफिनाइट जीपी, ठीक ना, इसके लिए हम सम का फॉर्मूला क्या निकालते हैं? ए डिवाइडेड सर बाय ये 1 जीपी का माइनस, मतलब क्या है? जीपी तो यहाँ पे ये आर लेस देन एपी जीपी एचपी नहीं पढ़े हो क्या तुम लोग? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, HP नहीं, AP GP पर आया। जीपी हो गया तुम्हारा तो एचपी नहीं भरा। और ना एचपी हमारे फिजिक्स में है भी नहीं, ठीक है, एचपी का यूज ही नहीं आएगा, तो उसको हमने देखना ही नहीं। तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस HPP है क्या सर? क्या HPP है? HP भी है? नहीं, एचपी नहीं है। ठीक है, अब देखो, चलो कुछ हम एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। अगर तुम्हें दे दिया गया 2 6 18 54, ये डॉट डॉट जा रहा है, और तुमसे पूछा गया बताइए कि ए फिफ्थ टर्म क्या कौन सा होगा? 5वां नंबर वाला टर्म क्या होगा? बताओ। सर 162। हाँ 162। इसका आंसर 162 आ जाएगा, राइट। इसका जो आंसर आ जाएगा 162 आ जाएगा। यहाँ पे हमें ये भी पूछा गया था, तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम बोलेंगे ए का वैल्यू 2 आया, कॉमन रेशियो का वैल्यू 6/2 करेंगे तो 3 आया, लास्ट में ए 5 का फॉर्मूला लगा देंगे 2 इंटू 3 के पावर 5 माइनस 1, 2 इंटू 3 के पावर 4, ये आ जाएगा 162। अब यहाँ पे अगला सवाल क्या है? कुछ टर्म दे दिया गया है और तुमसे पूछा गया है कि इसी में बताइए 7th टर्म क्या होगा? 7th टर्म क्या होगा? वो निकल जाए तो सम क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म 1 बाय कितना? 1/64। ओके, 2 के पावर 6। हाँ ठीक है, तो निकालो सब आदमी। यहाँ पे A7 निकालना है हमें, तो यहाँ पर A इंटू आर
r के पावर n-1 यही फॉर्मूला होता है। a की जगह पे तो हमारा 1 होगा, r के जगह पर 1/2 होगा और n के जगह पे 7-1 होगा। 1/16 होगा क्या? तो ये 1/2 के पावर 6 हो जाएगा और 2 के पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। ठीक है, तो पहला आ गया। अब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म बोला गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, देख लो इसका सम बताया ना, ये वाला फॉर्मूला, ए इंटू 1 - r के पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r, ये फॉर्मूला लगा दो, बताओ कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर a इंटू 1 - r के पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r लगाने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 - 1/2 के पावर 1 के 2 के पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1 - हाफ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आंसर आया। 31/16 31/16 ना? यस ठीक है, सर। ओके, चलो तुम्हारे आंसर पे चलो एक और सवाल। अब यहाँ पे ना कहीं पर इन्फिनिटी नहीं लिखा हुआ था, डॉट डॉट करके टर्म गिवन था। जैसे यहाँ पर ना देखो डॉट डॉट करके आगे दे रखा है, अगर तुम्हें ऐसा करके दे गिवन हो 1 डिवाइडेड बाय 1/4 कोमा 1/16 कोमा 1/64 डॉट डॉट, अब ये इन्फिनिटी टर्म है। ठीक है, ये इन्फिनिटी टर्म है इस टाइप से, इन्फिनिटी टर्म। तो तुम्हें क्या यहाँ पर पूछा गया है कि इसका सब का सम बता दीजिए। ठीक ना, हम एक एक को ऐड करेंगे तो बताइए कितना आएगा। कितना है आंसर? 4/3 राइट आंसर। सम लिखोगे a डिवाइडेड बाय 1 - r, a का वैल्यू 1 आ जाएगा, यहाँ पे साइड में लिख लो, a का वैल्यू 1 है, कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 - 1/4 कर लोगे तो ये 1 डिवाइडेड बाय, ये नीचे में 3/4 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 4/3 कर देगा। ठीक है, ओके, चलो ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का ये पार्ट खत्म हो गया। अब अगला आता है ट्रिग्नोमेट्री, सबसे इजी, सबको पता ही होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया या रहने दे? सर पढ़ा दो। सर रहने दीजिए, पढ़ चुके हैं सर। चलो ठीक है, बस देयर आर डिफरेंट, पहले एंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो पहला आता है हमारा, पहला हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला आता है हमारा सेक्सेडेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या होता है कि वन राइट एंगल, वो सिस्टम तुमसे पूछा नहीं जाएगा कौन सा सिस्टम, सीधा जानो। 1 राइट एंगल बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ओके। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स होता है ना। तो यहाँ पे ना मिनट्स को ऐसे करके डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में क्या है सर ये? देखो एक सिस्टम होता है, ठीक ना, जैसे राइट एंगल बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 सर। 60 मिनट। अब 1 मिनट बराबर कितना होता है, सेकेंड, और इसको ना हम सेकेंड को डबल डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, डबल डैश क्या होता है, यहाँ पे सेकेंड लिखा हुआ है, सेकेंड। ठीक है,
हाँ सर। अगला देखो, ये तो बेसिक्स था, पता था तुम्हें। एक आता है कौन सिस्टम है, बस नोट डाउन कर लो, याद नहीं रखना कि ये सेंटीसीमल सिस्टम क्या होता है, ये तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें बस ये देखते हैं हम, वन राइट एंगल को यहाँ पे हम बोलते हैं 100 ग्रेड्स। सर ये नोट्स मिल जाएगा हमको? बिल्कुल मिल जाएगा, 100 ग्रेड्स, ठीक है। और यहाँ पे 100 ग्रेड्स को मैं शॉर्ट पे 100G लिख रहा हूँ। 100G मतलब यहाँ पे ग्राम मत समझ लेना, ये ग्रेड्स है, ठीक ना। इसका मतलब क्या है सर? कौन सा? ग्रेड्स का मतलब? ग्रेड्स मेजरमेंट में आता है ग्रेड्स, ठीक है। जैसे तुम्हारा होता है ना डिग्री रेडियन, वैसे ग्रेड्स भी ना एक मेजरमेंट्स होता है। अगर हमें राइट एंगल का ऑप्शन ग्रेड्स में दे दिया गया तो हमें लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। 100 हाँ ग्रेड्स करना पड़ेगा। 1 राइट एंगल बराबर 100 डिग्री, या नहीं तो ग्रेड्स को इसको ऐसे भी बोला जाता है कि 100 सेंटीसीमल डिग्री, ठीक है। 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड्स, यानी तो 100 सेंटीसीमल डिग्री, ओके। फिर आगे 1 ग्रेड बराबर अब क्या होगा, ठीक है। 1 ग्रेड 1G बराबर, तो यहाँ पे बोलोगे 100 डॉट, डॉट मतलब 100 मिनट्स। इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि ईच सेंटीसीमल डिग्री, इसी वाले नीचे वाले स्टेटमेंट को ऐसे करके याद रखने के लिए, ईच सेंटीसीमल डिग्री इक्वल टू 100 सेंटीसीमल, अब ये हो जाएगा मिनट, ओके। अब फिर आगे तुमसे पूछा जाएगा ईच सेंटी और ईच मिनट में क्या होगा, तो यहाँ पे 100 सेकेंड बोलोगे, ठीक है। 100 सेकंड। हाँ, तो इसको पढ़ना कैसे है कि ईच सेंटीसीमल मिनट इक्वल टू 100 सेंटीसीमल सेकेंड, ठीक है। एक सिस्टम ये होता है। एक और सिस्टम होता है थर्ड सिस्टम, ये तो याद करने वाला, यहाँ पे समझने वाला चीज कुछ भी नहीं। से एक बार समझा दीजिए सर। सर्कुलर सिस्टम है क्या? अब अगला थर्ड सर्कुलर सिस्टम, सेंटीसीमल में क्या होता है, ऐसे समझो, 100 एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड्स, ठीक है। 1 ग्रेड्स बराबर 100 मिनट्स, ठीक है। 1 मिनट बराबर, ठीक है। फिर 1 मिनट बराबर कितना बोलोगे, 100 सेकेंड, क्या ये रखना पड़ेगा ये सब। हाँ, इसको याद रखना होगा। 1 राइट एंगल बराबर, अगर ग्रेड्स में दे दिया ना, डिग्री में नहीं दिया, रेडियन में नहीं दिया, ग्रेड्स में ऑप्शन दे दिया, तो क्या बोलोगे, 1 राइट एंगल कितना होता है, 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। 100 ग्रेड। हाँ, हाँ सर। और 1 ग्रेड्स कितने के बराबर होता है, 100 मिनट। हाँ 100 मिनट। हाँ 100 मिनट्स के बराबर होता है। 1 मिनट कितने के बराबर होता है, 100 सेकंड के बराबर होता है। ये सब चीज सेकंड के किसमें था, ये हाँ सब सर। किसमें है, ग्रेड ये क्या है सर? ग्रेड्स, अरे ये बराबर। मेजरमेंट है, हमारे यहाँ ये मेजरमेंट फॉलो नहीं होता है ग्रेड्स में, ठीक है, इंडिया के अंदर। इसीलिए अभी तक तुम्हें पता नहीं है, ये मेजरमेंट हम नहीं करते हैं, लेकिन फॉरेन लोग में वहां पे होता है, तो कभी कभी आ सकता है सवाल, ठीक है। सर हाँ ये वाला मेजरमेंट मतलब मैप में यूज करते हैं क्या? हाँ, ग्रेड्स होता है, मैप में भी यूज होता है। अब कभी तुमने देखा होगा गूगल से, ग्रेड्स लिखा हुआ रहता है, मेजरमेंट लिखा हुआ रहता है। वो कंट्री बाय कंट्री डिपेंड करता है। अगर यूरोपियन लोग है वो बना रहा है तो वो ग्रेड्स में बनाएगा, ठीक है। अगर वही इंडियन वाले मैप बना रहा है तो वो डिग्री में बात करेगा, यानी तो रेडियन में बात करेगा। अब अगला थर्ड आता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, और बताओ इस सिस्टम में हम किस में मेजरमेंट करते हैं, इसमें हम रेडियन में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलो इसका रिजल्ट, बस तुम यही चीज डिटेल में पढ़ते हो, ये सर्कुलर सिस्टम में।
यहाँ से एक सर्कुलर आर्क है, ये हमारा रेडियस आर से मैं लिख रहा हूँ। यहाँ से सोचो हम रोटेट करके सपोज हम यहाँ पे आ गए, तो इतना यहाँ से जो यहाँ इतना दूर आए इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क। आर्क बोलते हैं, इसे हम थीटा बोलते हैं। यहाँ पे अगर हमें एंगल थीटा निकालना होता है तो वो हम थीटा क्या बोलते हैं? आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, और ये चीज का तुम जानते हो कि ये हमारा डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, होता है ना डायमेंशन लेस, क्योंकि तुम क्या सर होता करोगे? है। लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ कराओगे तो 1 आ जाएगा। और ये यूनिट लेस भी होता है। हाँ सर। हाँ ये सर, unit होता है सबने सर। मिला दिया, सबने हाँ में होता हाँ है मिला यूनिट दिया। होता है। यूनिट रेडियन में नहीं मेजर करते इसका हैं तो क्या? रेडियन होता है। या नहीं तो डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्या? ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल है ना, इसका यूनिट हमारा रेडियन या डिग्री में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बता सकते हो ये रेडियन कौन है? ये रेडियन ना साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने अपने नाम पे रख लिया। ये एक साइंटिस्ट है, ठीक है, रेडियन, उसने ये कन्वर्ट किया और सारा चीज अपने नाम पे रख लिया। कैसा आदमी होता है सर? सोचो सब कितना लोग सर चालाक, अपने नाम से ही रखते हैं सर। कितना चालाक आदमी था। न्यूटन बना अपने दिया। नाम पर रखा, न्यूटन ने अपने नाम पर सर रखा, सब पास्कल लोग ने सर अपने अपने नाम नाम पर से ही रखा, रखते हैं सर। अच्छा ये फेराडे बताओ, अपने नाम पर रखा। हाँ, ऐसा कुछ करोगे तभी तो तुम्हें मौका मिलेगा अपना नाम रखने का। ऐसे तो हाँ नहीं। सर। अभी देख लो नीरज चोपड़ा के नाम पे स्टेडियम बन गया। हाँ सर, उस दिन डिफेंस मिनिस्टर ने ओपनिंग किया। हाँ, तो ऐसा तुम लोग भी कुछ करो, तुम्हारे नाम पे कुछ मरने हो के बाद भी ये नाम याद रखेगा। जाए। जैसे पाई का वैल्यू किसने फाइंड आउट किया था? सर पाई एक्यूरेटली तो सर आपका रामानुजन ने किया था। आर्किमिडीज। यहाँ पे कंफ्यूजन है तुम लोगों को, चलो कल पूछूंगा, मंडे पूछूंगा पाई का। आर्यभट्ट ने भी किया था सर। किसने? हाँ सर, आर्यभट्ट ने भी किया था, पर सर उसका एक्यूरेट वैल्यू जो है वो रामानुजन ने किया था। हाँ, रामानुजन ने दिया था। हाँ, सर आर्यभट्ट ने दिया था 62,832 डिवाइडेड बाय 20,000। बस वो पूरा एग्जैक्ट डाटा है। चलो ठीक है, ये कहानी हम खत्म करते हैं, हम सिलेबस पे आते हैं। चलो, अगर यहाँ से ये जो सर्कुलर आर्क है, अगर हम इससे तुमसे पूछूं कि इसका पाथ लेंथ बताओ कितना होगा? पाथ लेंथ मतलब समझते हो ना, यहाँ से अगर हम हाँ चलना स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ तक आए तो वो चीज कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन। इसमें रेडियन। आर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर तुमसे कंप्लीट एंगल पूछा जाए, कंप्लीट एंगल बताइए इसका कितना होगा, तो क्या बोलोगे? 2 पाई। अगर रेडियन में बात करें तो 2 पाई रेडियन बोलोगे, ठीक है, हाँ सर। या नहीं तो 360 डिग्री बोलोगे। ठीक है, डिग्री। हाँ। हाँ सर। अच्छा, 1 रेडियन को डिफाइन कर सकते हो क्या? 1 रेडियन क्या होता है? हाँ सर, रेडियस मतलब रेडियस one- 1 यूनिट, हाँ और सर। आपका सर लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट होना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सवाल पूछा जाता है, जैसे तुम लोग बोल रहे हो ना केबीपी वैसे में, वहां पे यही सब चीज पूछा जाता है, 1 रेडियन बताइए क्या होता है। ठीक है, तो 1 रेडियन को ऐसे करके डिफाइन करना, मतलब पूरा बुकिश डिफिनेशन पे नहीं जाना, सीधा बोलना जो आर्क लेंथ जब हमारा इक्वल होता है किसके? रेडियस के, ये चीज हमारा क्या होता है? रेडियन कहलाता है। ठीक है, यही टर्म हमारा क्या कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। रेडियन तो बहुत चीज होता है, 1 रेडियन का डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा, अब दोनों में रिलेशन सबसे सिंपल, अगर तुमसे 2 पाई रेडियन को इक्वल करना है डिग्री में तो क्या लिखोगे? 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360। यहाँ पे मैं यहाँ पे डिग्री लिख देता हूँ, बुक में नीचे में डी करके लिखा, तो मैं सीधा यहाँ पे डिग्री का डिनोट करके लिखा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 1 रेडियन अगर हमसे निकालना हो तो 1 रेडियन बराबर क्या बोलेंगे? Divided by 2 मतलब 180। 180 बाई पाई। 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई करेंगे। ठीक हाँ है, सर। तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिवाइडेड 180, By यहाँ pi। पे डिग्री बाय पाई, यानी तो बहुत जगह लिखोगे ऐसे अच्छा, करके लिखा पाई। रहता है, बुक्स में ऐसे करके लिखा हो रहता है, डिग्री यहाँ पे लिख देता हूं, मैंने ऊपर डिनोट कर दिया। तो वो सब डिनोट कैसे कौन क्या करता है उस पर नहीं जाना, बेसिक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए हमें। ठीक ना, 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। ठीक है, रेडियन को हम शॉर्ट में RAD करके लिखते हैं। अगर 1 डिग्री निकालना हो तो 1 डिग्री
1 डिग्री pi बराबर, by 180 degree. pi by 180. हाँ तो हाँ, नहीं, उल्टा pi by जस्ट हो 180 जाएगा, degree radian. पाई बाई टी डिग्री, यहाँ पे हम रेडियन लगा देंगे। ओके, चलो आगे तो इसमें बहुत कुछ है कराने के लिए, लेकिन आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है, यहीं तक रखते हैं। हाँ तो सर। बेसिक मैथमेटिक्स पे तुम्हें डीपीपी जो जाएगा, आज हमने क्या क्या डीपीपी किस किस के ऊपर बेसिक मैथमेटिक्स का जाएगा। एक तो कॉमन बेसिक अलजेब्रा पे जाएगा, क्वाड्रेटिक पे जाएगा, बाइनोमियल पे जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री पर भी जाएगा, ठीक है ना। भले आगे मैं फार्मूला वगैरह नहीं बताया हूँ, लेकिन तुम्हें पता है 15-20, हाँ पता ही। तो ये सारे डीपीपी मिल जाएंगे। 45 हो गया। ओके, क्या हो गया? पार्टिसिपेंट 65 से सर 45 हो गया। नहीं समझ पा रहा हूँ, तो चलो आज का, ओके ओके, हाँ पार्टिसिपेंट में 45 हो गया। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. sir. ओके बाय। Bye bye, sir. जूम कौन है?